सफ़ीर अदब यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल है। पेश है राजेंद्र सिंह बेदी के अफसानवी मजमूए अपने दुख मुझे दे दो में शामिल अफसाना हज्जाम इलाहाबाद के। मैं जहाँ डाइक पर खड़ा हूँ, यहाँ से नज़ारा बहुत खूबसूरत है। ये गदली गंगा, वो नीली जमुना, और बीच में कहीं सरस्वती माई है जो आज तक किसी को नज़र नहीं आई है। हम इन तीनों दरियाओं को त्रिवेणी कहते हैं, और जी में आए तो इनके मिलाप की वजह से संगम भी कह डालते हैं। मूड मूड की बात है। ये संगम यूं तो और भी बहुत से काम आता है, लेकिन किसी मरे हुए लीडर की हड्डियां बहाने के लिए बहुत ही अच्छा है। ये किला जो आप देख रहे हैं, मुगल शहंशाह अकबर ने बनवाया था। उसकी निगाह कितनी दूर रस थी। गोया वो सदियों पहले जानता था कि चीन की तरफ से हमला होगा तो यहाँ पहुँचते पहुँचते तो रुक ही जाएगा। कुछ दरिया रोक लेंगे, रहा सहा ये किला रोक लेगा। यही वजह है कि जमुना का पानी आज तक इस किले के पैर धो धो कर पीता है। पीछे इलाहाबाद का शहर है। न मालूम इसे किस फकीर की दुआ लग गई कि हर साल गंगा और जमुना में बाढ़ आने पर भी ये नहीं डूबता। दारागंज के आसपास कुछ झोपड़ियाँ, कुछ कच्चे मकान हैं जिनकी बलि देकर ये फिर से अपने पांव पर खड़ा हो जाता है, जैसे कोई जच्चा छठी नहाकर उठ खड़ी होती है। आज शहर पर कोई धुंध सी छाई है, या शायद लोगों की आहों का धुआं है। फिजा की सर्द महरी जिसे ऊपर नहीं उठने देती। नीचे जमीन रोकती है, ऊपर आसमान टोकता है। लोग बड़ी खुशी से घुट घुट जाने वाली इन आहों को फिर से सांस बनाकर इस्तेमाल करते हैं। दूर बाईं तरफ इलाहाबाद का नया स्टेशन है, जो कुंभ के मौके पर आने वाले बेशुमार यात्रियों के लिए बनवाया गया और जिस पर हमारी सरकार के लाखों रुपए लगे हैं। कोई ज़रूरी नहीं इस स्टेशन पर सिर्फ यात्री लोग ही उतरें। हम और आप भी उतर पड़ें तो कोई नहीं रोकता। ये लोक राज है ना, जिसे सांझी दाद की पोट लगी है। जैसे भांग को संखिए की पोट लगा दी जाए तो वो भी तेज हो जाती है। इसी तरह हमारा ये लोक राज और भी नशावर हो गया है। स्टेशन के पीछे सिविल लाइंस का इलाका है, जिसे बना तो अंग्रेज गया, इस्तेमाल हम कर रहे हैं। मैं तो समझता हूँ कि इसमें शर्म की कोई बात नहीं। उसने एक गिरजा भी बनवाया जो बहुत पक्का है। पिछली सदी में छावनी के जितने अंग्रेज अफसर मरे, उनकी रूहें अब तक उस गिरजे में इबादत करने आती हैं और खुदा से दुआ करती हैं कि उन्हें बहिश्त के ऐशो आराम से छुटकारा दिलवाकर एक बार फिर इलाहाबाद की छावनी में भेज दे। तो गोया हर शाम यहाँ पुराना इलाहाबाद तेल में सर बसाए, मुंह को गिलोरी में दबाए, इस नए मॉडर्न इलाहाबाद से गले मिलने चला आता है और कॉफ़ी या विस्की पीकर किसी मौलवी की तरह चोरी की मुर्गी बगल में दबाए कहीं भी निकल जाता है। मैं मुझे इलाहाबाद ही का समझो। यूं मैं बेला टकी का रहने वाला हूँ, जो यहाँ से 50-60 मील परे एक छोटा सा गांव है। बरसों पहले अहीर बुढ़े ने बैठे बैठे मनो ही सनबट डाली, सैकड़ों ही रुपए बनाए, लेकिन सब के सब मेरी पढ़ाई पर डुबो दिए। खुद तो अंधा हो गया, पर मुझे दिखने लगा। ये काला अक्षर जो हमारे देश के बहुत से लोगों को भैंस बराबर मालूम होता है, मुझे भूरी पुड़िया नजर आया। मैं इस उल्टी तरफ बिमरौली के हवाई अड्डे पर क्लर्की करता हूँ। 10 बजे मुझे दफ्तर पहुँचना है। लेट हो गया तो मेरा सेक्शन इंचार्ज बहुत खफा होगा। वो बेहद नर्वस आदमी है और ब्लड प्रेशर का मरीज़। मुझे अपना तो कुछ नहीं, अलबत्ता मुझे गाली देते हुए वो कांपा, मुंह पर झाग लाया और गिर गया तो फिर मेरा क्या होगा। लेकिन खैर कोई बात नहीं, अभी बहुत टाइम है। फिर हज्जाम लोकपति के गाहक भी धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। हाँ, तो वहाँ बिमरौली के हवाई अड्डे पर जब मैं ऑफिस के केबिन में बैठता हूँ, तो खिड़की से मुझे हवाई जहाज़ उतरते चढ़ते दिखाई देते हैं। रनवे छोटा होने की वजह से बड़ा जेट हवाई जहाज़ तो कोई नहीं आता। अलबत्ता छोटे छोटे भंबट से बीसियों आते हैं, जैसे मील चढ़े गुसलखाने में रेत मक्खी अपने आप पैदा हो जाती है। ऐसे ही ये जहाज़ एकाएक ही आसमानों के किसी कोने से टपक पड़ते हैं। अगरचे वो सब छोटे हैं, लेकिन आदमी उनमें से बड़े उतरते हैं। कभी कभी सांपों रस्सा उछालने वाले मदारियों, हाथियों, राजाओं, महाराजाओं और नांगा साधुओं की तलाश में बाहर से टूरिस्ट भी आ जाते हैं और हमें इतना सुखी देखकर बड़े दुखी होते हैं। बस मेरा ताल्लुक बाहर की दुनिया से सिर्फ इतना ही है। और या फिर मैं अखबार लीडर पढ़ डालता हूँ। अब लोकपति ज्यादती कर रहा है। देखिए,
मुझे अधमुंडा छोड़कर उसने एक और गाहक को पकड़ लिया। मैं उसकी तरफ नज़रों के हाथ जोड़ते हुए कहता हूँ, दया करो लोकपति, मेरी हालत पर तरस खाओ। अभी लो बबुआ, लोकपति कहता है, अभी पट से सफाचट हुआ जाता है। और अपने उस्तरे से वो गाहक के चेहरे पर दो एक खूबसूरत से खत बना देता है। जब ही वो एक और गाहक को पकड़ लेता है जो मेरी तरह चिल्लाता है, मुझे दफ्तर जाना है। सबों को जाना बबुआ, सबों को जाना। और लोकपति की आवाज़ें हार से मिली जुली एक फलसफियाना सी जीत है, जिसकी बुनियाद हमारे सदियों के पुराने ग्रंथों और शास्त्रों पर कायम है। मालूम होता है उस वक्त वो मेरे दफ्तर की नहीं, भगवान के घर की बात कर रहा है। मरकर जहाँ सबों को जाना है। 8:15 हो गए। जिंदगी बीती जा रही है, दफ्तर बीता जा रहा है। यहाँ से घर, घर से दफ्तर, दफ्तर से शमशान। बीच में अजल ही से थकी हारी बीवी से झपट। मार के बजाय खाना खाना, खाना भी वो जो पुकार पुकार के कह रहा है, खा न खा न। सिवाय दूध के बच्चे के बाकी सब या तो स्कूल जा चुके होंगे और या बाहर मिट्टी में रुल रहे होंगे। मैं तो कहता हूँ रुल ही जाएं तो अच्छा है। अरे हाँ, एक बात तो आपको बताई ही नहीं। मैं जवाहर नगर में रहता हूँ, जिसे बने बहुत अरसा नहीं हुआ, इसलिए सारे का सारा नगर धूल और मिट्टी से अटा है। मैं मिट्टी को बहुत पसंद करता हूँ। एक तो इसलिए कि मेरा और आपका सबका खमीर मिट्टी से उठाया गया है, और दूसरे इसलिए कि जब तक किसी बच्चे को मिट्टी का चुंबन न मिले वो पनपता ही नहीं। 20-20 रुपया पाने वाले, ट्यूशनों पर जीने वाले स्कूल के टीचर इस बात के महत्व को क्या समझें। ज़रा किसी बच्चे के कपड़ों पर मिट्टी देखी, उल्टा माँ के पास भेज दिया, जो पहले ही गर्भवती है। औरतों की ज़बान में उसकी वो तो पाजामे से भी छू जाए तो पेट हो जाता है। नीचे डायक भी भरी भरी है, या शायद दफ्तर से लेट हो जाने का डर है, जिसके कारण ज़मीन पांव तले से सरकती हुई नजर आती है। मालूम होता है जैसे बरसों पहले कुंभ के मेले पे जो सैकड़ों हजारों लोग स्टैम्पेड में दब गए थे, उनमें से कोई बच गया और अब मनो मिट्टी को सर पर से हटाते हुए बाहर आने की कोशिश कर रहा है। सुन रहे हो? मालूम नहीं होता, जैसे दूर नीचे से एक कोरस की आवाज आ रही है, आहिस्ता चल, हो सके तो चल ही मत, तेरे कदमों के नीचे हजार जाने हैं। लोग जैसे पाताल से निकलने का जतन कर रहे हैं। किले के अंदर जहां ऊपर बंदर हैं, नीचे मंदिर हैं, कोई कृष्ण जी का, कोई महावीर जी का और कोई काली माई का। वो सब किले में ज़मीन के नीचे कुछ यूं दबे हुए हैं कि उनके अंदर जाने से भी डर लगता है। लेकिन अगर इंसान आसमान को थगली लगा सकता है, चांद सितारे से गले मिल सकता है, तो क्या नीचे पाताल तक ही नहीं पहुंच सकता? उस गाय के सींगों को नहीं छू सकता जो सदियों से हमारी इस धरती का बोझ उठाए खड़ी है, वो भी एक सींग पर, जिसके कारण हमारी ज़मीन सूरज के गिर्द टेढ़ी घूमती है और बेकार के मौसम बनाती रहती है। आज पोस पड़ रही है, कल झुलस देने वाली लू चल रही है। अभी बारिश से बर्बाद हो रहे, फिर ओड़ लगने से मर रहे हैं। अब के जो लोग पाताल से आए हैं, अजीब सी खबर लाए हैं। उनका कहना है गाय बस सींग बदलने ही वाली है, जिससे सारी दुनिया हिल जाएगी, सब तहस नहस हो जाएगा। नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, दाएं का बाएं, देर तक ज़मीन कांपती रहेगी और आखिर थम जाएगी और सदियों तक थमी रहेगी। फिर गाय उसी वक्त सींग बदलेगी जब साइंस इतनी तरक्की कर जाए कि हल धरती पे चलने के बजाय धरती हल पे चलने लगे। औरत के पेट में खाली हवा रह जाएगी और मर्द के पेट में बच्चा। लोकपति का नया गाहक चिल्ला रहा है। बात यह है, इस नए गाहक की हजामत शुरू करके उसके चेहरे पर 3-4 खूबसूरत से खत लगाकर लोकपति ने उस गरीब को भी बीच ही में छोड़ दिया है और एक नए गाहक को पकड़ लिया है। अब वो पहला गाहक लोकपति से लड़ रहा है, उसे गाली दे रहा है। अरे, ये क्या हुआ? दुहाई लाट साहब की। वो पहला गाहक चुपके से चल दिया। वो मेरी तरफ आ रहा है। मैं उसे जानता हूँ। अगर अगर सीन। हाँ जलतोरी, तू यहाँ कैसे? वो मुझे देखते हुए कहता है। यूं मेरा नाम विधान चंद है, लेकिन मेरे वेजिटेरियन होने की वजह से वो हमेशा मुझे जलतोरी ही कहकर पुकारता है। और मैं भी उसे नहीं बताता कि जलतोरी असल में मछली को कहते हैं, जो मांस से बनी होती है। अगर रोहू और कतला हो तो उसमें फिर नाम के लिए रीढ़ की हड्डी होती है, और अगर कहीं मेरी तरह की ट्राउट हो तो रीढ़ की हड्डी होती ही नहीं।
फिर मुझे जलतोरी पुकारने की एक वजह और भी थी। पिछले चुनाव में मैंने कांग्रेस को वोट दिया था। आज तो वो लोकपति पे खफा था, वरना हमेशा वो मुझे माँ बहन की ये मोटी मोटी गालियां दिया करता है। मेरा बड़ा मित्र है। मैं कहता हूँ, भाई मैं तो स्नान करके आया था, सोचा हजामत ही क्यों न बनवाता जाऊं। अपना उस्तरा ज़रा कुंद हो गया, कोई सिल्ली ही नहीं मिलती उसे लगाने तेज करने के लिए। तुम भी सेफ्टी इस्तेमाल नहीं करते? अगर मुझसे पूछता है। हाँ हाँ, मैं कहता हूँ, सेफ्टी के साथ मज़ा नहीं आता। तो अगर सर हिलाते हुए कहता है, ये हम ऐसे अनसाइंटिफिक लोगों ही की वजह से है जो उधर बीवियों को और उधर देश भर को मुसीबत पड़ी हुई है। खामखा की दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होती जा रही है। तो फिर क्या करना चाहिए? तुम्हारे और मेरे जैसे लोगों को तो खस्सी कर देना चाहिए। इससे तो अच्छा है हजामत के लिए वहाँ सैलून चले जाया करो। ना भैया, मैं कहता हूँ, सैलून महंगा पड़ता है, घर ही अच्छा है। तो आज उनके चक्कर में कैसे पड़ गया? क्या बताऊं यार। अगर दाढ़ी के अनकटे हिस्से पर हाथ फेरते हुए कहता है, सोनाथ से मेरे मौसा दीनानाथ आए थे, कहने लगे संगम पर नहाएंगे। मैंने कहा नहाइए, मेरा क्या जाता है, जब तक मैं हजामत बनवा लूंगा। और यूं मैं इन कमीनों के चक्कर में फंस गया। और मैं अगरसेन की तरफ देख कर हंसता हूँ। लोकपति ने उसके चेहरे पर क्या खूबसूरत डाक बंगला बना दिया है। यानी कि मकान भी है और लॉन भी है। एक तरफ सफ़ेदी, दूसरी तरफ स्याही। मालूम होता है अपने ही साथ मुंह काला किया है। और फिर यकायक मेरी हंसी बंद हो जाती है। मैं भी तो ऐसा ही बुदम लग रहा हूँ। अगर सेन कहीं मुंह ही नहीं दिखा सकता तो मैं भी दफ्तर नहीं जा सकता। एक हमदर्दी की नज़र से उग्रसेन की तरफ देखते हुए मैं अपनी बाहें उसके गिर्द डाल देता हूँ और कहता हूँ, कोई बात नहीं दोस्त, ज़िंदगी में ऐसा भी हो जाता है। ज़िंदगी की ऐसी तैसी। अग्रसेन एकदम आग बबूला होकर कहता है। बजाय इसके कि उसकी तसल्ली हो, मेरी हमदर्दी के अल्फाज आग पर तेल का काम कर जाते हैं और वो गालियाँ जो मुझे दिया करता था हज्जामों को देने लगता है। उनकी हर बात में नफ़ाखोरी, उसने पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। और फिर एक और गाली, पहले से ज़रा छोटी उम्र की और कुंवारी। मुझे बड़ी जलन होती है। मालूम होता है मेरे बजाय उसने लोकपति को अपना साला बना लिया है। सुनो, अगर मैं पूछता हूँ, तुम कब से अहिंसा के कायल हो गए? क्या करता? अरे लगाते पकड़ के उसे दो चार। और ऐसा करने में मैं अपना मुक्का जोर से हवा में घुमाता हूँ, मुंह में गालियां मनमनाता हूँ, जो सब नामर्द लोग करते हैं। क्यों, तुमने उसकी पिटाई ना की? कैसे करता? उग्रसेन हज्जामों की तरफ देखते हुए कहता है, ये सामने कैबिनेट है ना, इनमें जितने बैठे हैं सबके हाथ में एक एक उस्तरा है। फिर हम दोनों मिलकर हंसते हैं, एकाएकी खफा उठते हैं और फिर एक दूसरे के लिंडोरे मुंह की तरफ देखकर खिलखिला उठते हैं। आखिर इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि जैसे कैसे भी हैं, अपने देश के नाई हैं, हमारे बेटे बेटियों का यही रिश्ता लाने वाले हैं। हमें इनसे सामने का झगड़ा नहीं मोल लेना चाहिए। आखिर तो अपना गला इन्हीं के हाथ में आना है। संगम पर औरतें नहा रही हैं। उनमें से एक का भी जिस्म अच्छा नहीं। किसी का पेट लटका हुआ है तो किसी की टांगें ऊपर उठी हुई। मालूम होता है नेशनल बैंक का टेलर है जो ऊंची कुर्सी पर बैठा हुआ पब्लिक के साथ बिजनेस कर रहा है। एक बुढ़िया है, शहर के ग्वालों ने जिसकी ममता का आखिरी कतरा तक निचोड़ लिया और भरे बाजार बेच डाला। पीठ से लगा हुआ उसका पेट, सूखी मरघल्ली टांगें और ठंड से बाजू हैं जो देखने में ऊपर उठकर सूरज भगवान को अंजलि अर्पित कर रहे हैं, लेकिन असल में लपक लपक कर केंद्रीय सरकार के महकमा खुराक की जान को रो रहे हैं। जैसे हमारी तस्वीर पायथर पंजाबी विदेश पहुंची है और वहाँ के लोगों ने बहुत पसंद की है, इसी तरह बाहर के लोग इस बुढ़िया की तस्वीर देखकर बहुत खुश हों। फोटोग्राफी में दुनिया का सबसे बड़ा इनाम इसे मिले और दुनिया भर के मुल्कों से गल्ले के जहाज़ कहीं और जाने की बजाय हिंदुस्तान की तरफ पलट पड़ें। अच्छी औरतें हमारे मुल्क में कहाँ रह गईं? वो तो अब सिर्फ कैलेंडरों पर दिखाई देती हैं, बशर्ते कि वो भी लीडर प्रेस में छपे हों। अरे नहीं भाई, अब भी कहीं कोई एक आध दिखाई पड़ ही जाती है। वो देखो सामने, एक नौ उम्र नौखेज़ लड़की भी है। चलो, एक तो है जिसने सुबह के खाली मंजर को भर दिया और रामधन की यकसां और थका देने वाली आवाज़ मुर्तइश कर दी। वो साड़ी समेत नहा रही है,
लेकिन बेचारी शर्म की मारी साड़ी के बगैर भी होती तो नज़र न आती। पानी की वजह से कपड़ा उसके बदन के साथ चिपक चिपक जाता है, इधर उधर देखती हुई, जिसे वो बार बार अपने आप से अलहदा करती है। हिंदुस्तानियों की पूरी कौम की तरह वो अपने जिस्म को नापाक और नजिस समझती है, और इस गलत फहमी में है कि गंगा का पानी उसके औरत पने की गंदगी और मैल को धो डालेगा, उसके जिस्म को पाक कर देगा। कोई भी पानी उसके जिस्म को पाक नहीं कर सकता, क्योंकि वो पानी जिससे ज़िंदगी इबारत है उसमें खुल के नहा नहीं सकती, उसमें नहाए बगैर भी नहीं रह सकती। उसके भाइयों को इस एहसास से कोई नहीं निकाल सकता कि वो जी रहे हैं तो कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं। उनके जहन की गहराइयों में ये चीज़ बस चुकी है कि गाय के दूध पर सिर्फ बछड़े का हक है, और वो दूध पिए बगैर नहीं रह सकते, बछड़े के साथ पाप किए बगैर भी नहीं रह सकते। हाँ, ये दुनिया दुख का घर है, जिसमें बड़ी मछली छोटी मछली को खा रही है। सांस भी लेते हैं तो हजारों कीड़े हवा के साथ अंदर जाते हैं, हलाक हो जाते हैं। क्या कोई जरिया नहीं, पुराण और शास्त्र का कोई हवाला नहीं, जो इस सच को झुठला सके कि जिंदगी का आधार जिंदगी पर है? चलो, जिंदा रहने के लिए अगर जिंदगी लेना ही जरूरी है तो कम से कम तत्वों का नाश किया जाए। मर्द में 5 तत्व होते हैं, होते औरत में भी 5 ही हैं, लेकिन हर दूसरे साल खाक और खून में लुथड़े बच्चे पैदा करने, घर बार में उलझे रहने की वजह से आखिर 4.5 रह जाते हैं। गाय घोड़े और बकरी में 4, मुर्गी बटेर में 3, कीड़े मकोड़ों में 2, और फल सब्जी में 1। इसलिए फल और सब्जी ही से पेट का नर्क भरना अच्छा। आखिर एक ही तत्व का नाश होता है ना। अरे, याद आया, मिट्टी अगरचे उपजाऊ होती है, इस पर भी उसमें आधा या कोई भी तत्व नहीं होता, इसलिए मिट्टी खानी चाहिए। मैं बधान चंद पुरखों से अच्छा हिंदू होने के कारण कल से मिट्टी ही का भोजन किया करूंगा। कश्ती वाले धड़ाधड़ श्रद्धा मारे लोगों को बीच मंझधार के ले जा रहे हैं, जहां गंगा जमुना और सरस्वती मिलते हैं। पांडे लोग पूजा के फूल टोकरियों में लिए उन्हें दे रहे हैं और मुख्तलिफ बहानों से पैसे बटोर रहे हैं। हाँ, फूल ज़मीन पर थोड़े उगते हैं। वो ज़माना गया जब कमल अपने आप खिल जाया करते थे और धरती का उल्हास ऊपर चला आता था, और उसकी छातियों पर मोतिया और किरने और मरवा के साथ चमेली, गुलाब और सदबर्ग के नक्शो निगार बना दिया करता था। ये लीजिए, 9 बज गए, अब हम जिच होने लगे हैं। मैं और उग्रसेन दोनों टहलते हुए लोकपति की तरफ जाने लगते हैं। जभी लोकपति का चौथा गाहक भी अपनी तरफ आता हुआ नजर आता है। अगरचे मैं उसे नहीं जानता, लेकिन शक्ल ही से वो अपनी बिरादरी का जान पड़ता है। वैसे ही आधा मुंडा हुआ, वैसे ही 2-4 खत चेहरे की बाएं तरफ लगे हुए। मैं ज़रा हिम्मत करके आगे बढ़ता हूँ और उससे पूछता हूँ, क्यों भैया, क्या हाल है? अच्छा है, वो कुछ झेंप कर कहता है। क्या देख रहे हो? यही दुनिया के रंग। और फिर वो दाढ़ी के अनकटे हिस्से पर हाथ फेरने लगता है। क्या देखते हैं कि हम तीनों ही हंस रहे हैं, और फिर एकाएक ही तीनों ही खफा हो उठे हैं। मैं उग्र से कहता हूँ, ये ठीक है, लोकपति के हाथ में उस्तरा है, लेकिन अगर हम चारों मिलकर उस पर झपट पड़ें तो वो हमारी दाढ़ी साफ करे या ना करे, हम ज़रूर उसकी तबीयत साफ कर सकते हैं। उग्र शगो शुबे की निगाह से मेरी तरफ देखने लगता है, जैसे कह रहा हो, चारों मिलके? गोया कि हम चार कभी मिल ही नहीं सकते, और अगर मिल गए तो फिर हम हिंदुस्तानी नहीं। ज़रूर हम में से किसी की रगों में विदेशी खून दौड़ रहा है। अगर मुझे दफ्तर न जाना होता तो भाई मैं तो ज़रूर उनके साथ मिल जाता। हाँ, ये चौथा भाई हमारा, खुदा मालूम इसकी क्या आइडियोलॉजी है। हमारा चौथा भाई बुनकारने लगता है। वो लोकपति और उसके साथियों के खिलाफ जहर उगलने लगता है। ये लूट खसोट, ये नफ़ाखोरी गैर कानूनी, गैर जमहूरी है। हमें इसके खिलाफ जिहाद करना चाहिए, बगावत करनी चाहिए। और फिर वो दूर ही से हज्जामों को धमकियां देने लगता है। जब वो शुरू हुआ था तो मैं समझा उसके हाथ में उस तरह से भी तेज कोई हथियार होगा, जिसे घुमाते हुए वो जोर से ललकार देगा, दुनिया जहान के अनमुंडे लोगों को उकसा भड़का कर अपनी मदद के लिए आमादा कर लेगा, और लोकपति और उसके साथियों का खून कर डालेगा। लेकिन ये जानकर दुख भी हुआ और हंसी भी आई कि वो भी हमारी तरह पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का कायल हो गया है, जहां हम तकरीर कर करके हार चुके हैं। वो नया भर्ती होने की वजह से अभी तक जोश के आलम में चिल्ला रहा है, ज़मीन से 4-4 फीट ऊपर उछल रहा है, और जब उछलता है तो कुछ आगे बढ़ने के बजाय थोड़ा पीछे हट जाता है। ये लोकपति, वो कहता है,
कहीं बाहर से 2 अक्षर तो पढ़ाया है, अपने आप को खुदा समझने लगा है। दुनिया जहाँ की बहू बेटियों से आंखें लड़ाता फिरता है और नहीं जानता कि इसके अपने घर में क्या हो रहा है। जब वो अपने काम में मशगूल होता है, इसकी बीवी स्टील वाले एक सेठ के साथ रास रचाए रहती है, लड़की एक सटई के पीछे भागती फिरती है और लड़का चोर बाजार के कोठों का तवाफ करता है। ये चौथा भाई हमारा यहाँ के सब हज्जामों को जानता है, सबके कच्चे चिट्ठे खोल कर हमारे सामने रखता है। ये उसी ने बताया, इनमें 3-4 अच्छे हज्जाम थे जो पूरी हजामत बनाने के कायल थे, लेकिन बदकिस्मती से वो एक एक करके मर गए और या बाकियों के शोर मचाने की वजह से निकाल दिए गए। वो सब लोकपति के दोस्त थे और उनकी वजह से लोकपति सब कुछ कर सकता था, क्योंकि उसकी सूझबूझ अच्छी थी, नीयत साफ थी। लेकिन उनके चले जाने के बाद वो अकेला रह गया है। मजबूरन उसे दूसरों की हरकतों पर खामोश रहना पड़ता है और कभी वो खुद भी वही करने लगता है जो उसके बाकी हज्जाम साथी करते हैं। इन हज्जामों के अलावा दूसरे जो डरबों से बाहर बैठे हैं, इस खेल के कायदे कानून से वाकिफ हो चुके हैं। इलाहाबाद शहर, जिसके नीचे कहीं सरस्वती बहती है, किसी ऐसे शख्स को जज्ब नहीं कर सकता जो पढ़ा लिखा ना हो। अगर इत्तेफाक से कोई अनपढ़ आ भी जाए तो चंद ही दिन में वो इतना पढ़ जाता है कि यूनिवर्सिटी का कोई भी अच्छे से अच्छा विद्यार्थी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। इलाहाबाद के हज्जाम आदमी बड़े मज़े के हैं, खूब दूर की सोचते हैं, लंबी चौड़ी योजनाएं बनाते हैं जिनमें से पूरी एक भी नहीं कर पाते। बस भाषण देते हैं, ज़बान के मामले में राय ज़रूर रखते हैं, लेकिन उसे अमली जामा पहनाना तो एक तरफ नंगा भी घूमने नहीं देता। आपस में मिलकर कुछ गोष्ठी सी करते रहते हैं। उनमें से एक शायर है जिसका नाम चंद्रभान है और जो द्योग तखल्लुस करता है, हिंदी के छंद से उर्दू को अक्लमंद बनाता है। तबीयत इस कदर हाजिर है कि अप्सरा की बजाय देव बालक पसंद करता है। जानता है ना कि औरत से प्यार तो एक कुदरती बात है, लेकिन मर्द से प्यार सर्वोच्च कला। एक दिन बैठे बैठे चंद्रभान देओग ने बहुत पी ली और रोया के आलम में बहुत रोया। उसे यकीन हो गया कि वो पैगंबर है। हाय, दुनिया ने नहीं समझा। मैंने कहा, कोई बात नहीं देओग जी, दुनिया आज नहीं तो कल आपको समझ लेगी। फिर मधु मदिरा के सब राज चंद्रभान देओग पर खुल गए और वो नशे में धुत रहने लगा। अब वो जीवन के रंगमंच पर आता तो खूब ही लड़खड़ाता। लोग उसके लड़खड़ाने को भी अभिनय की एक किस्म समझते, जिसे नाचते नाचते उसके बाकी साथी तो रंगमंच के विंग में गए सो गए। चंद ही बरसों की बात है, इलाहाबाद के इन हज्जामों में पंजाब का एक हज्जाम आ गया। बस फिर क्या था, सब लठ लेकर उसकी तरफ दौड़े और उसे निकाल फेंकने की तरकीबें लड़ाने लगे। लेकिन वो भी एक ही बदमाश था, बाकायदा सीना तान कर सामने खड़ा हो गया। अगर किसी ने एक उस तरह निकाला तो उसने 2 निकाल लिए। बाकी हज्जाम डर कर बैठ गए और सामने होकर लड़ने के बजाय नियति की बातें करने लगे। वो घाघ सब कुछ समझ गया। उसने अपने केबिन के पीछे से कुछ तख्ते निकाल कर एक खिड़की बना ली और उस पर एक बोर्ड लगा दिया, कौशिक चैरिटेबल होम्योपैथिक डिस्पेंसरी, और कुछ दवाई की शीशियां रख लीं। मदर टिंचर, 6x पोटेंसी, 30, 200, 1000, 50,000, लाख की पोटेंसी। बस फिर क्या था, आसपास के गरीब गुरबा बिना पोटेंसी के सब लोग इलाज के लिए उसके पास आने लगे। दूसरे हज्जाम लोग बिदके, एक मीटिंग करके उन्होंने उसके खिलाफ फैसला कर लिया। लेकिन जब तक कौशिक कमेटी की हिमायत हासिल कर चुका था, उससे ग्रांट भी ले चुका था, अब उसे वहां से कोई न हिला सकता था। चुनांचे आज तक वो वहां बैठा सबकी छाती पर मूंग दल रहा है, चे जाए कि बाकी हज्जाम उसका कुछ बिगाड़ सकें। अपने भी बेटे बेटियों के रिश्ते नाई होने के नाते उससे करवाते हैं। इस पर तुर्रा ये कि उनके बीच एक हज्जाम भी चला आया। लोग समझते थे कि उसका कारोबार क्या चलेगा जिसकी अपनी शेव नहीं बनी है। लेकिन साहब, जो अंदाज़ा सियाने का होता है, दीवाने का नहीं होता। उल्टा उसके पास ज़्यादा गाहक आने लगे। वो जानते थे ना कि बालों के बारे में जितना ये जानता है, कोई दूसरा नहीं जान सकता। अगर इसे बालों से मोहब्बत होगी तो ऐसी प्यारी शेव बनाएगा कि राह चलती लड़की गाल से गाल रगड़ेगी, और नफरत होगी तो यूं खूंटी से उखाड़ फेंकेगा कि 7 जन्म तक थोड़ी पे बाल ना उगेंगे, न दिमाग में ख्याल पैदा होगा। ये चौथा भाई हमारा संगम के नाइयों के बारे में और भी बहुत कुछ कहना चाहता है, लेकिन मैं उग्रसेन को आंख मारता हूँ और कहता हूँ, भाई मैं तो चला, 9:30 हो गए। उग्र हैरानी से मेरी तरफ देखते हुए कहता है, ऐसे ही चल दोगे जलतोरी? क्या करूं, मैं कहता हूँ,
गया तो बीवी ही चली जाएगी ना, नौकरी तो नहीं जाएगी। और हसरत की नज़र से लोकपति को देखते हुए चल देता हूँ, जिसके पास अभी तक ग्राहकों का तांता बंधा है। मेरे मन में ये ख्याल चुटकी लेता है कि शायद लोकपति अब भी मुझे बुला ले और अगले 5 मिनट में निकसुख से दुरुस्त होकर जाऊं। लेकिन साहब, लोकपति को कहाँ वक्त है, और मैं रिक्शा लेकर घर पहुंच जाता हूँ। विद्या, मेरी बीवी, मेरा इंतज़ार कर रही है। हाय जी, क्या हुआ? वो चौखट पर मेरी आहट सुनते हुए बोल उठती है। क्या हुआ क्या? मैं पूछता हूँ। कहाँ भांग पी के पड़ गए? मैं कोई जवाब नहीं देता, लेकिन वो कहे जाती है, इतना भी न सोचा, दफ्तर का वक्त हो गया, तुम्हें तो बस कोई बातें करने को मिल जाए। जब ही उसकी निगाह मेरे चेहरे पर पड़ती है, मैयारी, वो कहती है, ये क्या? और फिर वो दुपट्टा मुंह पर करते हुए हंसने लगती है। फिर इस पे बस नहीं, पड़ोस में आवाज़ देती है, जगन भैया, ये ज़रा इनको भी देखना। मैं हाथ जोड़ देता हूँ, विद्या, भगवान के लिए। और फिर वो खुद ही देखने के लिए हाथ मेरी दाढ़ी की तरफ बढ़ाती है। खबरदार, मैं उसका हाथ झटकते खफा होते हुए कहता हूँ, तू हाथ लगाएगी तो मैं लात लगाऊंगा। और फिर मैं सोचता हूँ, इसमें बेचारी विद्या का क्या कसूर। एक सरदाह भरते हुए मैं उसे सिर्फ इतना ही कहता हूँ, शुक्र करो तुम औरतों की हजामत किसी लोकपति ने नहीं, त्रिलोकपति ने बनाई है। और ऐसा करने में मैं ऊपर भगवान की तरफ इशारा करता हूँ। हमें और थोड़ी मुसीबतें हैं, विद्या कहती है, तुम्हें तो सिर्फ एक हजामत बनवानी पड़ती है। उसके बाद विद्या खाना निकालने लगती है। मैं गुस्से में कहता हूँ, आज खाना नहीं खाऊंगा। वो हाथ मलते हुए कहती है, हाय जी, क्या अनर्थ है, गिरे गधे पर से और गुस्सा गरीब कुम्हार पर निकाल रहे हो। फिर मैं सोचता हूँ, खाने के साथ मेरा क्या झगड़ा। अच्छा, लाओ खाना। विद्या खाना परोसती है। मैं जल्दी जल्दी निवाले मुंह में डालता हूँ, जो ऊपर से नीचे जाने के बजाय नीचे से ऊपर जाने लगते हैं। मालूम होता है मैं खाना नहीं खा रहा, खाना मुझे खा रहा है, या कोई नेवली कर्म करने बैठा हूँ। खाना खाते हुए हमदर्दी, महज हमदर्दी हासिल करने के लिए विद्या के सामने अपनी आज की मुसीबत की दास्तान दोहराता हूँ। वो बेचारी भोली भाली नहीं समझती कि उसके मुंह से निकला एक भी हमदर्दी का लफ्ज़ मुझे कितना दुख पहुंचाएगा। मेरे बयान के आखिर में वो कह उठती है, टपकी पड़े इन निगोड़ों पर, आज दफ्तर मत जाओ। क्यों? ख्वामख्वाह क्यों तमाशा बनना? इस पर मैं एकाएकी भड़क उठता हूँ। क्या मतलब? मेरी शक्ल, मैं इसे भी तमाशाई दिखाई दे रहा हूँ? कम से कम इसे तो ये नहीं कहना चाहिए था। मैं दफ्तर नहीं जा सकता तो घर भी नहीं आ सकता। और मैं विद्या को गालियाँ देने लगता हूँ, जो दरअसल मुझे संगम के नाइयों को देना चाहिए थी, या अपने आप को। विद्या अंदर चली जाती है और मैं समझता हूँ मुझसे डर गई। लेकिन वो बाहर आती है तो हाथ में एक कटोरी लाती है, जिसमें गर्म पानी है, दूसरे हाथ में शेविंग स्टिक और उस्तरा। सेफ्टी नहीं, वही लोकपति वाला। मैं सोचता हूँ, चलो उस्तरा कुंद है तो क्या, ज़रा ज़ोर से लगाऊंगा तो सब ठीक हो जाएगा। फिर बजाय इसके कि लोग मुझ पर हंसें, मैं उन पर हंसूंगा। चुनांचे जल्दी जल्दी चेहरे पर झाग पैदा करके मैं उस्तरा फेरना शुरू करता हूँ। लेकिन साहब, उस्तरा है कि कहीं भी टिकने के बजाय ऊपर से यूं फिसलता हुआ ठोड़ी पर आ जाता है, जैसे पार्क में स्लीपिंग रोस्ट्रम से बच्चे एकदम फिसलते हुए नीचे आ रहते हैं। मैं झिल्लाकर पानी की कटोरी नीचे पटक देता हूँ, उस्तरा दूर फेंक देता हूँ। क्या बकवास है, मैं हुंकारता हूँ, ये उस्तरा लेके दिया था तेरे मैके वालों ने। हाय जी, विद्या कहती है, उन्होंने तो ठीक ही लेकर दिया था, तुम्ही ने सिल्ली गुम कर दी। किसने सिल्ली गुम कर दी? तुमने, रोज निकाल बैठते थे। झूठ, मालूम होता है तुम इससे अरवी छीलती रही हो। विद्या खफीफ सी होकर उस्तरा उठा लेती है। मैं पलट कर उसकी तरफ देखता हूँ तो साफ नजर आता है कि वो दुपट्टे के पीछे अपनी हंसी को दबाने की कोशिश कर रही है। और जब मैं उसे शुद्ध अंग्रेजी के लहजे में शटअप कहता हूँ, तो मालूम होता है गलती से बकअप कह दिया। एक कहकहा पूरी फिजा को भर देता है और विद्या उस्तरे को हाथ में पकड़े हुए मुझे दिखाती है। हजामत हो भी कैसे, उल्टे ही उस्तरे से अपने आप को मूंदते रहे। मैं देखता हूँ, जल्दी के आलम में मैं सचमुच अपने मुंह पर उल्टा उस्तरा फेरता रहा था। विद्या कहती है, ख्वामख्वाह मेरे मायके वालों का नाम बद्दू किया। अच्छा अच्छा, मैं जज्बज होकर कहता हूँ। और फिर अपनी पूरी सभ्यता, अपने पूरे कर्म धर्म, अपने एतकादात पर तबर्रे भेजने लगता हूँ। विद्या बोल उठती है, खबरदार,
इसमें संगम का क्या कसूर, गंगा मैया का क्या दोष? मैं तो कहती हूँ, मैं मरूं तो मुझे जलाना मत, गंगा में मेरा जल परवाह कर देना। और मैं यही सोचते हुए चल देता हूँ। गंगा में जल परवाह? कैसी मान मर्यादा है ये, कैसा पागलपन है हमारी पूरी कौम का। और मुझे याद आता है वो दिन जब मैं द्रौपदी घाट की तरफ गंगा में नहाने निकल गया था। सर्दी और गर्मी बीच के दिन थे। गंगा में जब बाढ़ नहीं आई थी और दरिया मनो ही बालू छोड़कर खुद किनारों से बहुत दूर चला गया था। मुझे दरियाओं और चश्मों का बहुत शौक है। बावले कुत्ते का काटा हुआ जितना पानी को देखकर डरता है, उतना ही मैं पानी के नज़ारे से खुश होता हूँ। पहले किनारे के पास की चिकनी मिट्टी पेट पर मलता हूँ, जिससे जिस्म की बीमारियां तो क्या, दिल और दिमाग की भी सारी उलझनें जाती रहती हैं। फिर अडोल्फ जस्ट कास्टिन्स हाथ लेता हूँ, जिसमें अपने बदन के निहायत शर्मनाक हिस्से को पानी में डुबोकर एक हाथ से पानी पेट पर डालता हूँ और दूसरे हाथ से पेट को खूब ही जोर से मलता हूँ। अंदर आंतें हरकत में आ जाती हैं, मरे हुए टिश्यू भी जिंदा हो जाते हैं। फिर किनारे पर खड़े होकर तौलिए की बजाय हाथ से पूरा जिस्म रगड़ता हूँ। रोम रोम जाग उठता है और बदन स्कूल की लड़की के बदन की तरह नर्म और चिकना हो जाता है। चूंकि नंगा होता हूँ और सबकी तरफ देखता भी हूँ, इसलिए मेरी तरफ कोई नहीं देखता। बंदर भी घबरा कर भाग जाते हैं, शायद समझते हैं कि हमसे बड़ा कोई आ गया। चुनांचे उस दिन हाथ लेने के लिए गया तो क्या देखता हूँ, एक इंसानी खोपड़ी पड़ी है जिसके साथ रीढ़ की हड्डी लगी है। जरूर किसी विद्या की बहन या उसके भाई का जल परवाह हुआ होगा। मुझे इसका इतना नहीं लगा जितना इस बात का कि हाय, हम हिंदुस्तानियों के भी रीढ़ की हड्डी होती है। ये नहीं हो सकता, किसी और कौम का कोई आकर यहाँ डूब मरा हो। मगर ऐसा हो तो दुनिया जहाँ में कोहराम मच जाए और वहाँ के लोग रिग लगाकर पूरी बालू को छान मारें और अपना मुर्दा भी यहाँ से निकाल कर ले जाएं। उस खोपड़ी से कुछ परे होकर किनारे पर कपड़े रखते हुए मैं पानी में उतरा तो क्या देखता हूँ कि पास ही के एक उज्जल और पावन जल में सचमुच का एक मुर्दा पड़ा है। मैं उछलकर बाहर आ गया और घिन और खौफ से कांपता हुआ उसकी तरफ देखने लगा, जिसका जल परवाह हुआ था और अब उसे जल की परवाह न थी। उसके बदन का गोश्त मछलियां खा चुकी थीं। अगर मैं भूलता नहीं तो मुर्दे के नुचे हुए चेहरे पर एक तरफ दाढ़ी थी और दूसरी तरफ से सब सफा चट था। आज के तजर्बे से मैं इस बात का अंदाज़ा करता हूँ कि मरने से पहले वो ज़रूर संगम पर गया होगा और वहाँ के किसी लोकपति, चंद्रभान या कौशिक से हजामत बनवाई होगी। खैर, मैं अपने कपड़े पकड़कर दरिया के ऊपर की तरफ हो लिया ताकि उस गाजी मर्द के घिनौने बदन से लगा हुआ पानी मुझ तक न आए। एक बार फिर कपड़े रखकर दरिया में उतरा ही था कि पानी में से दो टांगें बाहर उठती हुई दिखाई दी। मैं भाग आया और जब से मैंने द्रौपदी घाट तो क्या, किसी सत्या या सावित्री घाट पर भी नहाने का इरादा नहीं किया। और ये विद्या, मेरी बीवी, एक अजीब तरह के पागलपने में अपना जल परवाह करवाने को कह रही है। ना बाबा, मैं नहीं चाहता कि मरने के बाद भी किसी की टांगें यूं पानी से बाहर उठी हों। बाजार जाता हूं तो वहां एक मुसलमंडे से मेरी लड़ाई होने लगती है। एक पल में यूं नजर आने लगता है जैसे शहर भर में हिंदू मुस्लिम फसाद होकर रहेंगे, कुश्तों के पुश्ते लग जाएंगे। ये बात नहीं कि वो मेरी तरफ देखकर हंस दिया, उसने कोई ऐसी बात नहीं की। अलबत्ता वो एक शेर गुनगुना रहा था। ये अजब पर्दा है, चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। उसने सिर्फ एक बार मेरी तरफ देखा था और मैं समझा वो शेर मुझ पर चिपका रहा है, मेरी आधी मुड़ी हुई दाढ़ी का मजाक उड़ा रहा है। मगर जब कोई मुसलमान अल्लाह रसूल की कस्में खाता है तब तो मानना ही पड़ता है। ये तय बात है कि वो यूं ही अपने अलबेलेपन में शेर पढ़ रहा होगा और मैं अपनी नर्व्स का शिकार उसे गलत समझ गया हूँगा। मैं दफ्तर पहुँचता हूँ लेट और चुपके से अपनी सीट में जा दुबकता हूँ। यूं काम में लग जाता हूँ जैसे सुबह ही से मरने की फुर्सत नहीं, और करीब 2 घंटे से इस दफ्तरी नज़र के आलम में रहा हूँ। क्लर्क मेरी तरफ देखते हैं, खुल के हंसते हैं और बार बार मेरी इयादत के लिए आते हैं। इस अरसे में मेरा सेक्शन इंचार्ज सिर्फ एक बार मेरे पास आता है। मैं बहुत कुछ अपना चेहरा उससे छुपाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन जब ही लॉग बुक के गुम हो जाने में हंगामा बपा होता है, इसकी वजह से अपने आप को भूल कर मुझे उसकी तरफ देखना ही पड़ता है। वो मेरी तरफ देखते ही कह उठता है, आज तुम संगम पर गए थे? जी सर, मैं जवाब देता हूँ और मेरा हाथ अपने आप चेहरे की तरफ उठ जाता है। मैं डरता लरसता हूँ कि ना मालूम अब वो मुझे क्या कहेगा। लेकिन साहब,
वो एक ऐसी बात करता है कि मैं सोचता रह जाता हूँ कि इस बात से मेरी दाढ़ी का क्या ताल्लुक। वो कहता है, कोई बात नहीं, लॉग बुक कल मिल जाएगी। फिर वो चला जाता है। मेरी समझ में कुछ नहीं आता। चेहरा कानों तक तमतमा उठता है और इसके अनमुंडे हिस्से पर एकाएक ही एक अजीब सी खारिश होने लगती है। मैं जितना इसे खुजाता हूँ उतना ही ऊपर से नीचे तक मेरी खारिश बढ़ती जाती है। मैं काम के बीच से उठकर अपना जी लगाने के लिए बाहर चला जाता हूँ। कुछ टूरिस्ट आते हैं जो मेरी तरफ बिल्कुल नहीं देखते। बाहर के लोगों का यही होता है ना, हम हिंदुस्तानियों की तरह दूसरे के प्राइवेट मामलों में अपनी टांग नहीं अड़ाते। उनमें से एक बेंच पर मेरे पास आ बैठता है और अपना एयर बैग निकाल कर एक तरफ रख देता है। फिर वो बज़ाहिर एक उचटती हुई नज़र मुझ पर डालते अपना बैग पकड़कर उसमें से आईना निकालते हुए अपना मुंह देखने लगता है। मेरी समझ में कुछ आता है, कुछ नहीं आता। अगर सवेरे बाजार में उस मुसलमंटे से मेरी लड़ाई ना होती तो शायद मैं इस गोरे क्रिस्टान से भी भिड़ जाता। शायद मैं इसलिए चुप रहा कि इन गोरों का अब तक हम पर बहुत रोब है। ये भी हो सकता है उसके आईना देखने का मेरी दाढ़ी से कोई ताल्लुक ना हो। मैं इस कंफ्यूज्ड हालत में उसकी तरफ देखकर अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी में उससे बातें करने लगता हूँ। मैं आपका नाम जान सकता हूँ? ज़रूर ज़रूर, वो कहता है। मेरा नाम रिचर्ड कैनेडी है। और फिर मेरे पूछे बिना वो कहे जाता है, मैं अमेरिका से आया हूँ, हार्बरवेल के शहर से। मैं अपने को हालात के धारे पर छोड़ देता हूँ। साला आया भी है तो हार्बरवेल से, या शायद मेरी दाढ़ी की तरफ देखकर इसने किसी फर्जी कस्बे का नाम ले लिया। बहरहाल मैं फिर पूछता हूँ, इस वक्त आप कहाँ से आए हैं? बनारस से। मैं सारनाथ में बुद्ध का स्तूप देखने गया था। और फिर वो अपना बयान जारी रखते हुए कहता है, वहाँ से गाड़ी में आया हूँ और अब जहाज़ का इंतज़ार कर रहा हूँ। स्तूप अच्छा लगा आपको? बहुत, वो मेरी तरफ देखते हुए कहता है। लेकिन मालूम होता है इंडिया में लोग कदीम तारीखी चीज़ों को ठीक से संभाल कर नहीं रखते। देखो ना, इसकी एक तरफ खुश्क घास सी उगी है। इससे पहले कि मैं उसकी बात पे रिएक्ट करूं, लाउड स्पीकर पर से आवाज़ आती है, योर अटेंशन प्लीज़, फ्लाइट 203 के पैसेंजर। रिचर्ड अपना बैग लिए उठता है। वो फ़िक्रा अभी तक मेरे कानों में गूंज रहा है जो मुझसे रुखसत होते, हाथ मिलाते, मुस्कुराते हुए उसने कहा, मैं बेकार ही सारनाथ गया इस तोप देखने के लिए। दफ्तर में जैसे तैसे भी दिन कटता है। मैं वक्त से पहले ही उठकर चल देता हूँ, ये सोचते हुए कि चाहे मेरी पूरी जायदाद लग जाए, सैलून में जाकर हजामत बनवाऊंगा, फिर कोई दुनिया का और काम करूंगा। जब भी मैं अपने आप को यूनिवर्सिटी हेयर कटिंग सैलून के सामने पाता हूँ, जो ग्रांड ट्रंक रोड पर होने के बजाय खुलदाबाद के एक कोने में है। सामने उस नाम का बोर्ड लगा है और उसके नीचे लिखा है, प्रोप्राइटर नासिर हुसैन। अंदर दाखिल होते ही मैं एक ऐसी कुर्सी पर जा बैठता हूँ जिसमें मुझे माँ की गोद का सा सुकून हासिल होता है। नासिर हुसैन मेरे पास आता है। इससे पहले कि वो अपने हाथ का टुवाल मेरे गले में नान दे, वो मुझसे पूछता है, आप शिया हैं या सुन्नी? जी। मैं हैरान होता हूँ। मैं पूछता हूँ, आप शिया मुसलमान हैं या सुन्नी? क्यों भाई, मैं कहता हूँ, हजामत का शिया सुन्नी से क्या ताल्लुक़? माफ़ कीजिए, मैं सुन्नियों की हजामत नहीं बनाता। आप शिया हैं? हाँ। तब तो उल्टा आपको सुन्नियों की खूब ही हजामत बनानी चाहिए। वैसे मैं हिंदू शिया हूँ, बदहान चंद मेरा नाम है। ओह, नासिर हुसैन कहता है, फिर ठीक है। मुझे सिर्फ सुन्नियों से नफरत है। उनसे तो हिंदू ही लाख दर्जा अच्छे हैं। फिर वो तौलिया मेरे गले में डाल देता है और सुनता ही नहीं कि मुझे हजामत बनवाना है, बाल नहीं कटवाना। आखिर उसे पता चल जाता है और वो शेविंग ब्रश लेकर मेरी तरफ बढ़ता है। जब ही मेरे चेहरे की तरफ देखकर वो एकदम रुक जाता है, फिर गौर से देखता है और शेविंग स्टिक को एक तरफ रख देता है और कहता है, आप उठ जाइए। क्या मतलब? मैं हजामत को करीब आकर दूर हटते हुए देखता हूँ और कहता हूँ, कहा ना मैं सुन्नी नहीं। सुन्नी मुन्नी की बात नहीं। बात ये नहीं तो फिर क्या बात है? मैं जो खुशी के इस गुब्बारे पर सवार था, जो लखनऊ में पहली बार किसी अंग्रेज़ ने उड़ाया था, उसके पंक्चर हो जाने से एकदम भू की आवाज़ से नीचे आ रहता हूँ। नासिर हुसैन कहता है, किसी और ने आपकी शेव शुरू की थी? हाँ, मैं कहता हूँ, लोकपति ने, संगम पे, ग्रेट आदमी है। कुछ भी हो, नासिर हुसैन आवाज़ में एक कतईयत पैदा करते हुए कहता है, कितना भी ग्रेट हो, लेकिन बात यह है, किसी के भी चेहरे पे कोई सा भी हज्जाम एक बार कैसा भी ख़त लगा दे,
कोई दूसरा हज्जाम उसे टच नहीं कर सकता। ये हमारी यूनियन का कानून है। आपकी यूनियन की ऐसी तैसी, मैं एकदम आग बबूला होकर कहता हूँ। एक तरफ हमारे हाकिम हैं, दूसरी तरफ कामगार, मजदूर और उनकी यूनियन, बीच में हम लटक रहे हैं। क्या आपने किसी बुजुर्ग से नहीं सुना, मरो और मरने दो, हम जाएं तो जाएं कहाँ? बाहर, नासिर हुसैन कहता है। मैं एकदम सब कुछ भूल कर पहले बाहर की तरफ देखता हूँ और फिर इस बात के मानी समझता हूँ। मुझे उम्मीद ही न थी यूनिवर्सिटी हेयर कटिंग सैलून का नासिर हुसैन आज़ादी के बाद मेरे साथ ऐसा सलूक करेगा। होश में आते हुए नासिर हुसैन से कहता हूँ, मैं तुम्हारी यूनियन के खिलाफ स्ट्राइक करा दूंगा, भूख हड़ताल कर दूंगा। मैं पंडित जी तक पहुंचूंगा जो यहाँ के रहने वाले हैं, अपने वतनी हैं। इलाहाबाद में एक बार आने दीजिए उन्हें। मैं कहूँगा, पंडित जी, ये सब क्या हो रहा है? अभी तक इस उम्र में आपने देश का मामला ठीक न किया तो बड़े होकर क्या करेंगे? और जब कुछ समझ में नहीं आता तो मैं नासिर हुसैन के हुजूर में गिड़गिड़ाने लगता हूँ। नासिर जी, आप मुझसे 100 रुपये, 10-20 रुपये ले लीजिए, लेकिन भगवान, नहीं नहीं, अल्लाह के लिए एक बार मेरी हजामत बना दीजिए, नहीं तो मैं दुनिया जहान में कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूँगा। सब मुझ पर हंस रहे हैं, एक मैं रो रहा हूँ। बजाय इसके कि नासिर हुसैन मेरी हालत पर रहम खाए, वो कहता है, रात हो गई, इस वक्त कौन मुंह देखता है? बेकार है, सब कुछ बेकार है। चुनांचे मैं कोई फर्जी छड़ी उठाकर फर्जी हवा में से घुमाता हुआ किसी फर्जी घर की तरफ चल देता हूँ। रात भर विद्या, मेरी बीवी, मेरे पास नहीं आती। मुझे यूं मालूम होता है जैसे मैं कोई कबूतर हूँ जिसे किसी ने लाल रंग लगा दिया, या चिड़ा हूँ जिसके गले में किसी ने फुंदना बांध दिया, और अब मेरे ही अजीज मुझे अपने घर में घुसने नहीं देते। चोंचे मार मार कर लहूलुहान कर रहे हैं, काट काट कर भगा देने की कोशिश में हैं। तड़के ही उठकर मैं संगम की तरफ चल देता हूँ और लोकपति के पास पहुंचकर हाथ जोड़ देता हूँ। हे लोकपति, भगवान के लिए मेरी हजामत बनाओ। तुमने कब से मुझे इस हालत में लटका रखा है, न जीता हूँ न मरता हूँ, हालांकि मैंने तुम्हें पूरा टैक्स दिया है। लोकपति, जिसने किसी के चेहरे पर कुछ खत लगा रखे थे, उसे छोड़ देता है। आप ज़रा ठहरिए श्रीमान। नहीं, ये कैसे हो सकता है? वो आदमी एहतजाज करता है। मुझे दुकान पर जाना है। सबों को जाना है भैया, लोकपति कहता है, सबों को जाना है। कल इनकी हजामत बीच ही में रह गई थी। ये जाएं भाड़ में और तुम जाओ जहन्नम में, वो आदमी मुंह पर कफ लाते हुए कहता है। इनकी तो कल की हजामत रह गई, मैं पिछले इतवार से अनमुंडा बैठा हूँ। मालूम होता है उस आदमी की बर्दाश्त आखिरी हद तक पहुंच गई है और वो लोकपति को मारेगा। लेकिन लोकपति की एक ही कड़ी नज़र और हाथ में उस्तरा देखकर वो कहता है, अच्छा, मत भूलियो, इनके बाद मेरी बारी है। और मैं इत्मीनान से लोकपति के हाथ में अपना गला दे देता हूँ और सोचता हूँ, कुछ भी हो, लोकपति आदमी बुरा नहीं, मामले का बहुत खरा है। थोड़ी ही देर में चेहरे का वो हिस्सा साफ हो जाता है जो कल अनकटा रह गया था। मैं उस पर हाथ फेरता हूँ। क्या जरनेली सड़क, बल्कि ऑटो वाहन की तरह से साफ है, जिस पर कोई 100 मील की रफ्तार से गाड़ी चला सकता है। जब ही लोकपति मुझसे कहता है, अब आप उठ जाइए। क्या मतलब? मैं आखिरी बार हैरान होकर पूछता हूँ। जो अनकटा रह गया था वो मैंने काट दिया, मगर मैं चेहरे के दूसरे हिस्से पर हाथ फेरते हुए कहता हूँ, रात में इधर भी तो बाल उगाए हैं। कट जाएंगे बबुआ, वो भी कट जाएंगे। लोकपति सिल्ली पे उस्तरा तेज करते हुए कहता है, बारी से सब ठीक हो जाएगा। और मैं डाइक पर खड़ा अपनी बारी का इंतज़ार करने लगता हूँ, जो आएगी पर नहीं आएगी। कौशिक बुलंद आवाज़ से अपनी फतहमंदी पर हंस रहा है। चंद्रभान न मालूम किसको देखकर एक्ट्रेस जमुना का वो शेर पढ़ने लगता है जो उसने फिल्म देवदास में बोला था, कोई मेरे दिल से पूछे, तेरे तीरे नीम कश को ये खलिश कहाँ से होती जो जिगर के पार होता। सामने दरिया में औरतें नहा रही हैं। एक दोशीज़ा ने हर किस्म की शर्मो हया से बेनियाज होकर सब कपड़े उतार दिए और ज़ोर से उन्हें दूर किनारों की तरफ फेंक दिया और पूरे पर तौल कर पानी में कूद गई। जितने ज़ोर से पानी उससे लिपटने को आया, इस हसीन डाइविंग के बाद अभी वो सतह पर नहीं आती है। मालूम होता है नीचे सरस्वती की थाह पाने की कोशिश कर रही है। यात्री लोग न मालूम क्यों एकाएकी चौकस हो गए और अब पांडवों के फूल नहीं बिकते। वो टोकरियां हाथ में लिए सबकी तरफ बटर बटर देख रहे हैं। किला जिसे शहनशाह अकबर ने बनवाया था, एक मिनिएचर हो गया जो वक्त के अजायब घर में पड़ा है। मंदिर ज़मीन में धंस चुके हैं और बंदर शायद ऊपर चांद, शुक्र और मंगल पर कूद गए,
जो अब हमारी धरती के सूबे हो चुके हैं। एक फ़कीर जो शक्ल से हकीम वक्त मालूम होता है, बद्दुआ देता है, जो मुझे दुआ मालूम होती है। जा बच्चा, सेफ्टी के सिवा तेरा कोई दारू नहीं। और मैं खुशी खुशी घर लौट जाता हूँ, जिसका रास्ता बाजार में से होकर जाता है।